करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रूफ फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये प्रकाश किरण वाला रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है हाइगेंस के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? हाइगेंस के सिद्धांत पर। ध्यान रखिएगा, उनका पूरा नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस। ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से इसकी व्याख्या की है, किस प्रकार से अपना रिफ्लेक्शन को साबित किया है, वो हम लोग का टॉपिक रहेगा। तो सिद्ध करने से पहले हम लोगों को ये देखना होगा, ये वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है। और जैसे कि हम हर बार कहते हैं कई बार कि सबसे ज़रूरी बात हो जाता है कि तस्वीर जो पिक्चर बन रहा है वो पिक्चर की स्पष्ट व्याख्या हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तस्वीर को ध्यान से देखो क्योंकि इसी तरीके से बनेगा, तो तस्वीर पर ध्यान रखिएगा। हम सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है, इस लाइन के लिए आपको पता ही होगा कि क्या क्या काम करना पड़ जाता है। ये एक मिरर है एक्चुअल में, क्योंकि ये एक परावर्तक पृष्ठ है हम लोगों का, है ना, क्योंकि हम तो प्रकाश किरण को इसी पर आपतित करवाने वाले हैं ना। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, तो हम इस पर नाम लिख दें कि ये है परावर्तक पृष्ठ। मेरी आवाज़ के साथ जो बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर आ रहा हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बगल में शायद शादी वगैरह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे इसका सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस परावर्तक पृष्ठ पर दो समांतर किरणें खींचेंगे, दो समांतर किरणें। ठीक है, ये देखिए, एक रेस खींच रहे हैं, ये हुआ एक रे, क्लियर। और एक और रे बिल्कुल इसके समांतर खींचना है हमको, और यहाँ से उसको हम लोग डॉट लाइन से ले जा करके आगे मिला देंगे, ये ठीक है। डॉट लाइन से मिलाएंगे हम, थोड़ा सा इसको बीच बीच में थोड़ा सा नहीं मिट रहा है, ठीक है। तो ये दो समांतर किरणें हम यहाँ पर खींचे हैं, ठीक है। अब ये जो समांतर किरणें हैं, ये समांतर किरणें हम ऐसे मान सकते हैं, ये आपतित किरणें हैं, दोनों समांतर हैं, तो इसका हम नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हैं आपतित किरण, ठीक है। और ये भी वही है भाई, समांतर भी हैं और एक जैसे भी हैं, ये हो गई आपतित किरण। ध्यान रखना है ना, उसको ध्यान रखना है कि ये समांतर किरण है। बहुत सारा इसमें नया नया लॉजिक आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एकदम ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं वैसे, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है भाई। अब हम क्या करेंगे, हम एक तरंगाग्र खींचेंगे। क्या हम बोल रहे हैं? तरंगाग्र। और ये टॉपिक, अगर आप ये हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तरंगाग्र पढ़ चुके होंगे और आपको पढ़ाया ही गया होगा, उसके बाद ही आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं तरंगाग्र को वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट बोलते हैं। और ये कुछ और नहीं होता, आने वाली प्रकाश किरण की जो संचरण की दिशा है, ये जो प्रकाश किरण की दिशा चल रही है, ये उस पर लंबवत होते हैं। लेकिन इस पर हमको खींचना है, ये समांतर किरण पर अगर खींचना है तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि वो जो लंबवत होगा वो इन दोनों पर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये जो लंबवत होगा वो इन दोनों पर लंबवत होगा, इस प्रकार से। सही है बात? अच्छा, अब आगे बात सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये जो अभी हम खींचे हैं, ये हम यहाँ पर नाम इसका लिखते हैं, ये जो अभी हम खींचा है यही है मेरा क्या चीज़, वेव फ्रंट, यानी कि तरंगाग्र, ठीक है, ये है तरंगाग्र। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होता है प्रकाश किरण की दिशा पे। ये क्या होगा? ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। इसका नाम हम रख देंगे ए और इसका नाम रख दिया बी। अब कुछ नामकरण भी करते चलते हैं साथ में, लाइक ए बी जो हो गया वो हो गया तरंगाग्र, ये प्रकाश किरण आ रही है, आपतित किरण हो गई, ये भी प्रकाश किरण आ रही है, ये भी आपतित हो गई, और दोनों एक दूसरे के समांतर है, वो तो बात हो ही चुकी है शुरू। अब ध्यान से सुनना बाबू, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम क्या कह रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि माना कि तरंगाग्र, ध्यान से समझना, माना कि तरंगाग्र ए बी का निर्माण, यानी ए बी तरंगाग्र जो बना है वो t बराबर 0
समय पर बना है, समय पर बना है, यानी हमको समय अंतराल से दूरी निकालने पर कहा जाएगा। देखो मान लो कि ये जो तरंगाग्र आप देख रहे हो, जो रेड वाला था, उसको हम ग्रीन से थोड़ा डार्क कर रहे हैं कलर बताने के लिए। ये जो तरंगाग्र है ये t बराबर 0 समय में बना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर हम अगर तरंगाग्र ढूंढना चाहेंगे t बराबर t समय के लिए, तब हमको किस प्रकार से तरंगाग्र यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय करेगा। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। t बराबर 0 समय में तरंगाग्र बनता है, समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो लिख दिए कि माना कि तरंगाग्र AB का निर्माण t बराबर 0 समय में हुआ है। अब हम ये कहेंगे कि t समय के बाद हमको एक और वेव फ्रंट चाहिए, हमको एक और तरंगाग्र चाहिए। तो कितना देर के बाद, यहाँ तो बोला कि t समय के बाद बनाना है, यहीं पर एक और तरंगाग्र बनाना है, इस स्थान पर एक और तरंगाग्र बनाना है। इसको फिलहाल हम मिटा दे रहे हैं। इस स्थान पर हमको, इस स्थान पर हमको तरंगाग्र बनाना है एक, ठीक है। तो वो तरंगाग्र कैसे बनेगा, ये मेरा टॉपिक है। तो सवाल ये था कि हमको सबसे पहले ये दूरी कवर करना पड़ेगा। ये जो वो दूरी है, कौन सा दूरी है ये उस रे का है, उस किरण का है दूरी। ये उस किरण का है जो किरण कहाँ से, पहले वाले इस इंसिडेंट रेज, ये जो आपतित किरण है इसके समांतर जो ये आ रही थी, इसको दूरी तय करते हुए इस पॉइंट तक पहुंचना है ना। तो अगर हम यहाँ लिख लें कि मान लिया कि, समझना, मान लिया कि वेव जो है, वेव का, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। मान लेते हैं कि तरंग की चाल, मान लिया कि तरंग की चाल रही हो v, ठीक है, और समय तो आपसे कह दिया गया है t समय के लिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो वो v इंटू टी हो जाएगा, यानी कि vt। इसका मतलब है इस पॉइंट B से इस पॉइंट तक पहुंचने में जो से दूरी तय करनी होगी वो तो मिल गया हमको vt। क्लियर है बात? कैसे मिला, ध्यान सुनो। सबसे पहले हम एक परावर्तक पृष्ठ लिए, ये देखिए, उस परावर्तक पृष्ठ पर दो समांतर किरणों को आपतित कराया, और यहाँ पर डॉट लाइन हम शुरुआत में रखा था, वो बस डॉट लाइन जो रखा था हल्का सा, वो डॉट लाइन सिर्फ इसलिए था, ये बताने के लिए था डॉट लाइन कि ये प्रकाश किरण को इस पॉइंट से, ध्यान से, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाला, और इस परपेंडिकुलर को क्या कहा जाता है, तरंगाग्र। क्योंकि तरंगाग्र की परिभाषा ही यही है कि वो संचरित प्रकाश किरण के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जब ये परपेंडिकुलर गिर गया तब जा करके हमको समझ में आया कि ये 90 डिग्री पे यहाँ पे तो गिर गया है, ये 90 डिग्री, इसको मामला ख़त्म करें। अगर ये तरंगाग्र हम t बराबर 0 समय पर गिराए हों तो t समय के बाद, t बराबर t हो जाएगा, समय t हो गया, t समय के बाद अब तरंग को पॉइंट B से यहाँ पहुँचना है, और यहाँ पर हम एक तरंगाग्र का निर्माण करना चाहते हैं। तो कैसे होगा तरंगाग्र का निर्माण, उसके लिए हम पहले दूरी निकाल दिया, और दूरी बराबर चाल गुने समय का सूत्र लगाया। चाल हम तरंग का चाल v मान लिया, समय t था क्योंकि t हम डायरेक्शनल कह चुके हैं, ये बात। नेक्स्ट काम क्या करना है कि हम इस पॉइंट B से एक आर्क यानी कि चाप खींचेंगे। वो चाप इस बिंदु T पर खींचेंगे, ये देखिए यहाँ ये चाप है खींचा हुआ, समझना बाबू खाली। इस पॉइंट B से हम एक आर्क खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे। ठीक वही केस हम पॉइंट A से भी करेंगे, और यहाँ भी पॉइंट A से हम एक चाप खींचेंगे, पॉइंट A से हम एक चाप खींचेंगे जो यहाँ कहीं पर आएगा, मान लेते हैं। इसको कह रहे हैं हम क्या, कि A से चाप खींचा, कहाँ पर खींचा है A से चाप, T पॉइंट पर। ध्यान रखना ये रेफरेंस के लिए, ये कोई कॉपी में नहीं जाएगा, ठीक है ना। और सॉरी, A से चाप T पॉइंट पे नहीं है, A से चाप T पॉइंट पे नहीं है, इसको मिटा रहे हैं हम, T पॉइंट पर नहीं है, B से चाप T पॉइंट पर है ना, B से चाप T पर खींचा है ना, हाँ T पर खींचा, ठीक है ना। तो इसको एक नाम कर दो, ऐसा करो कि T बोलना बार बार सही भी नहीं है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये C हो गया, और ये कहीं पर D होगा, अभी देखेंगे क्या हाथ पे बनता है D। और
ए से जो चाप खींचा है, ए से चाप जो खींचा है वो कहाँ पर है, ये सी पर है और ये डी पर है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट सी और डी है इसको हम मिलाएंगे, यानी उस पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे, यानी उसको मिलाते हुए हल्का सा टच करता हुआ, ये देखिए, समझ में आया। और ये जो बना है ना, यही जो बन के आया है, ये जो निर्माण हुआ यही है तरंगाग्र। देखिए इस पर बना, और उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, ए को मिला लेना होता है इस पॉइंट से। ठीक है, अब ये सिस्टम मेरा तैयार है जिस पर हम लोगों को एप्लीकेशन करना है। देखो ये फोटो मुश्किल नहीं है, ऐसे लगेगा देखने में, लेकिन बताना समझाना ज़रूरी हो जाता है फ़ोटो को। तो बाबू थोड़ा सही से पॉज करके बार बार बैक करके इसको सही से देख लो पहले। ठीक है, अब सुनो बाबू ध्यान से, क्या हम इसको ये जो बनाए हैं सीडी को, सीडी क्या निकल कर आया बाबू, सीडी एक तरंगाग्र है, निकल कर आया है, अभी जस्ट तो बनाए हैं। ठीक है, तो सीडी के बिंदु सी से, सीडी के बिंदु सी से हम परावर्तित किरण खींचा। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि, एक मिनट से हम लाइन खींच दें उसके बाद बात करते हैं क्योंकि का। वो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो परावर्तित किरण है और जो वेव लेंथ होता है, ये वेव फ्रंट जो होता है, ये दोनों, लेंथ नहीं सॉरी फ्रंट होता है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो हाँ हम खींच सकते हैं इस पर आसानी से, एकदम आसानी से खींच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो एडी गया हुआ है, क्या हम इसको ऐसे बढ़ा करके आगे की ओर नहीं लेके जा सकते, ये दोनों क्या है, ये भी तो वही होगा ना, क्या होगा, परावर्तित किरण होंगे। ध्यान देना कि ये दोनों परावर्तित किरण है, ये दोनों इधर आपतित किरण है, लेकिन ये ग्रीन वाला है ना, ये वेव लेंथ है, ये ग्रीन वाला वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है, दोनों का दोनों यानी तरंगाग्र है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर, और हाँ ये अगर 90 डिग्री गिरा है तो ये भी तो 90 डिग्री पे गिरने वाला है। जाहिर सी बात है कि प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश संचरण की जो दिशा होगी वो और प्रकाश खुद, वो दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, चलिए सर ये तो ठीक हो गया। ये सब लाइन थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं सीधा करने का। हाँ ठीक है, चलिए बातें आगे बढ़ाई जाएं थोड़ा सा। ठीक है बाबू, ये वाला एंगल जब 90 डिग्री है, यहाँ ये दिख रहा होगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये 90 डिग्री है बाबू, तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है बात। अच्छा, इसकी लंबाई बाबू वीटी है, तो ये रेड वाली लाइन जो गई इसकी लंबाई भी वीटी होगी, क्योंकि इस पॉइंट बी से इस लंबाई को लेकर के जब आर्क हम काटे थे, चाप लिए थे, तो उसकी लंबाई वीटी थी। ठीक वही चाप लेकर के ए से भी यहाँ पर बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जो इसकी लंबाई बी से सी की लंबाई होगी, वही लेंथ ए से डी की लेके काटी गई है। जैसे ये सवाल हो सकता है कि सर बी से ये जो पॉइंट टी सी जो बनाए थे आप, सर यहाँ पर जो चाप लिए हैं, तो फिर ए से कितना चाप लेंगे जो ये पॉइंट, ये वाला लाइन बना है, तो हम बोलेंगे बाबू ए से जो चाप लिया गया है वो अभी वीटी लंबाई की रखी गई है, उसी चाप से इधर काट दिया गया है। एक बात। अच्छा, ये वाला जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ये जो वेव लेंथ, ये जो वेव फ्रंट आप देख रहे हो, तरंगाग्र देख रहे हैं, ये कौन सा है, आपतित प्रकाश की किरणों से बना है, इसलिए हम इसको आपतित तरंगाग्र कहेंगे। और ये वाला जो तरंगाग्र है, ये परावर्तित प्रकाश की किरणों पर के लंबवत होने की वजह से तैयार है, इसलिए हम इसको हम कौन सा तरंगाग्र बोलेंगे, परावर्तित तरंगाग्र कहेंगे, परावर्तित तरंगाग्र कहेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, अब ये वाला वैल्यू 90 है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ये डालेंगे अभिलंब जिसको कहते हैं, हम अभिलंब यहाँ डालने वाले हैं। देखिए कैसे, देखो ये किरण आपतित है, ये आपतित किरण है ना, और ये किरण जो है वो परावर्तित वाली किरण है, तो इसके बीच में परपेंडिकुलर हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पर ये नॉर्मल है, अभिलंब है, एन से हम सूचित कर दिया, इसको एन से हम सूचित कर दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वजह से बाबू ये तो, अब ये क्या हुआ, ये हुआ आपतित प्रकाश की किरण, एन जो है अभिलंब है, तो ये वाला जो कोण बना, ये कोण हो गया आपतन कोण आई। ठीक है, ये वाला जो कोण होगा, देखो ये फोटो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, इसलिए तो इसका वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है ना, और ये वाला एंगल, इसलिए जो जो बात हम बोल रहे हैं जितना छोटा छोटा, आप उसको अपने कॉपी में करते चलें।
ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई। क्यों 90 माइनस आई होगा, ग्रीन वाला के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा 90 है, उसमें से एक वाला सेक्शन ये अगर हो जाए सिर्फ आई, तो ये वाला जो सेक्शन बचेगा ये कितना होगा, ये 90 माइनस आई होगा। इस तरफ देखो, ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये पूरा का पूरा जो एंगल बन रहा है ये 90 है। कैसे मालूम, नॉर्मल के साथ बनने वाला, ये देखो ये लाइन बनने वाला 90 डिग्री। उस ये वाला बाबू, ये वाला जो लाइन है उसको कलर चेंज करना पड़ेगा बार बार हमको आज। ये दिख रहा है, ये पूरा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एन अभिलंब के साथ है, क्षैतिज पर अभिलंब डाला गया, ये पूरा 90 है ना। उसमें से अगर ये वाला एंगल, देखो कौन वाला बोल रहे हैं, ये वाला एंगल अगर 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कहाँ से कहाँ तक, तरंगाग्र वाले पॉइंट से लेकर के सतह तक वाला एंगल वो कितना डिग्री हो जाएगा, आई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नीचे हम यहाँ देखिए, यहाँ हम बता रहे हैं, अगर इस तरह से नॉर्मल डाल दिए हैं सतह पर, और नॉर्मल के बीच में ये तरंगाग्र गया हुआ है ग्रीन वाला, ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू है वो है 90 माइनस आई। तो ये पूरा है 90। क्यों, क्योंकि अभिलंब जो क्षैतिज पे तो परपेंडिकुलर ही होता है, तो 90 में से घट जाएगा 90 माइनस आई, तो रिजल्ट क्या देगा, प्लस का आई देगा ना। तो ये वाला जो एंगल है आई, इसका एक निष्कर्ष पॉइंट भी मिलेगा। क्या निष्कर्ष पॉइंट मिला, निष्कर्ष पॉइंट ये मिला कि आपतित तरंगाग्र नाम क्या उसका है, ए बी, तथा सतह कौन है, ए सी, है ना, के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर है, आई के बराबर है। और फिजिक्स में आई का महत्व है ना, आई के बारे में पता है कि आई जो है वो कौन होगा, वो आपतन कोण होता है। क्लियर है बात, ठीक। इसको हम फोटो ऐसे ही होगा, इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि इसको रोक रोक करके देखना होगा। चलिए अब परावर्तित किरण की तरफ देखो, ये है परावर्तित किरण, ठीक है, और हम यहाँ पे खींच रहे हैं एक अभिलंब। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, आंख गड़ा करके देखो, समझे ना, बहुत बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया नॉर्मल हम बताने के लिए एन कर दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल का मतलब अभिलंब। अब ये है परावर्तित किरण, है ना, ये है अभिलंब। तो ये वाला जो कोण बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल आर, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, है ना। अब यहाँ पर क्या बनेगा कोण, तो 90 माइनस आर। क्यों बनेगा, क्योंकि ग्रीन और ब्लैक के बीच में ये ग्रीन जो था वो परावर्तित तरंगाग्र था। ऊपर में अगर हो सकता है कि आप बहुत गंदा हो रहा है स्क्रीन, तो आप जो है ये चीज़ आप बनाते हुए आ रहे होंगे फोटो, ठीक है ना, तो तभी जा करके हो पाएगा, अदरवाइज ये पूरा ख़राब होगा। हम बार बार बोल रहे हैं। तो ये जो परावर्तित है, ये ब्लैक वाला जो लाइन आप देख रहे हैं और ये जो ग्रीन वाला लाइन देख रहे हैं, उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था, क्योंकि तरंगाग्र जो है संचरित प्रकाश किरण की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एन खींचते हो तो एन जो है वो इसके साथ जो बीच में गिरता है, तो ये होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, परावर्तन कोण। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस आर होगा, और ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा वो कितना होगा, वो आर के इक्विवेलेंट होगा। कैसे होगा भाई, जैसे इधर बनाए हैं वैसे इधर सिस्टम लगा दिया है, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन अपना शुरू करने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए हम कौन से दो त्रिभुज बनाएंगे, एक है ABC, तो हम पहले ABC बना देते हैं, इससे क्या होगा, आसान लगेगा देखने में, ABC, और दूसरा त्रिभुज है ADC। नहीं, ये तो परपेंडिकुलर सा लगने लगेगा देखने में, ADC जरूरी था बनाना, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर हम समझा नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। अब इसमें जो भी एंगल वगैरह है वो लिख दें। तो भाई यहाँ पे तुम देखो B 90 डिग्री है ना, तो B को हम परपेंडिकुलर का सिंबल दे दिया। एंगल ये जो बना हुआ है तरंगाग्र के साथ वो एंगल I है, तो इस एंगल का नाम हम I दे देंगे। इस तरफ से देखो तो D जो है, यहाँ पे D है और D जो है वो परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। और C पर जो एंगल बन रहा है वो R है, आप यहाँ देख सकते हैं C पर बनने वाला एंगल। इस तरह से करने से क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि आपको कहाँ तक जाना है। अब दोनों का दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं कि AC = AC, ये हो गए उभयनिष्ठ, दोनों में है।
अब बस कुछ नहीं करना है, सर्वांग सम समरूप वगैरह का काम कर रहे हैं। कोण बी बराबर कोण डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। आई बराबर आर मत बोल देना, क्योंकि वही तो हमको साबित करना है, तो साबित करने से पहले ही खेला हो जाएगा उसका ना। अच्छा एक चीज़ और है, देखो बी सी, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, देखो बी सी, बी से सी की लंबाई क्या है, बी टी। चलो इसको पहले लिखो, ये तो छूट ही गया था। तो ए से डी की भी लंबाई है ना, ए से डी की लंबाई भी तो वी टी है, तस्वीर देखिए, तो वी टी। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ए बी, सॉरी ए बी नहीं, ए बी नहीं, ए बी नहीं, ए बी नहीं, हटाओ दो, हाँ कौन हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि बी सी और ए डी आपस में बराबर हैं, भुजाएं बराबर है ना। तो एक बात तो ये हो गया कि समकोण कर्ण भुजा अर्थात आर एच एस से ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्रायंगल ए सी डी है ना। सर्वांगसम हम इसको साबित कर दिए। अब अगर सर्वांगसम है तो देखिए केस क्या बनता है इनका। ठीक है, अब समरूप है तो सब कुछ बराबर बराबर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर आई बराबर आर कैसे हो पाएगा, क्योंकि ए और ए तो यहाँ खाली है। तो वहाँ पर आपको जानना है एक थ्योरम जो हम लोग मैथ में यूज़ करते हैं कि समान भुजा का सम्मुख कोण समान होता है, समान होता है। और अगर ऐसा है तो समान भुजा का सम्मुख कोण का मतलब ये हुआ कि, एक मिनट, कि ये हुआ कि वी टी वाला भुजा के सामने कोण आई है और यहाँ वी टी वाले भुजा के सामने कोण आर है। तो आई और आर भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और आई और आर जो है वो क्रमशः आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण की व्याख्या करता है। सही है, मतलब ये कि जो भी रायता फैला है ना वो यहाँ है ना। लेकिन बाबू हम चाहते तो डायरेक्ट फोटो ही बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम डायरेक्ट इसको क्लियर करते हैं तो फिर ये क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि ये काम हो सही तरीके से। और इसको तुमको कुछ नहीं करना है, वीडियो में जैसे सब फोटो बना रहे हैं ना, सीक्वेंस में अगर चलोगे तो क्लियर खेला हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भारी बात नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं एक बार और समझाने का। कौन सा, पिक्चर को। तो सबसे पहले हमको एक लाइन खींचना होगा और वो लाइन कुछ ऐसा होगा, सही है। और इस लाइन का, ये लाइन, पहले हम इस लाइन को पेंट तो करने दो चैन से। चलिए भाई, जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ से वीडियो देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं हम यहाँ पे, सिर्फ हम यही सब डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग करेंगे। और अगर वो समझ में आ गया तो आप वहाँ जाकर के सीधे बनाना शुरू करें, टाइम लॉस ना करें। हम दो समांतर प्रकाश किरणों को खींचेंगे, एक किरण ये आई है और एक और किरण खींचेंगे, ये है दूसरी किरण, ये हो गई। ये दोनों प्रकाश किरणें इस प्रकार से आई हैं और आकर के सीधे सामने आपतित हुई हैं। तो आने वाली प्रकाश की किरण है ये दोनों का दोनों प्रकाश किरण आने वाली हैं, इसलिए इनको हम लोग आपतित प्रकाश किरण का नाम देंगे। तो ये प्रकाश किरण जो है ये आपतित प्रकाश किरण है। ठीक है, ये प्रकाश किरण जो आपतित प्रकाश की किरण है, हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या खींचेंगे, एक तरंगाग्र, इसे तरंगाग्र कह रहे हैं। और क्योंकि ये आपतित प्रकाश किरण पे खिंचाया है इसलिए हम इसे आपतित तरंगाग्र कहेंगे, आपतित तरंगाग्र कहेंगे। और तरंगाग्र जो है वो हमेशा प्रकाश संचरण की दिशा पे परपेंडिकुलर होती हैं, तो वो इस पर भी परपेंडिकुलर है और इन पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। किसी समय t बराबर 0 पर यह तरंगाग्र खींचा गया है। और अब हम इस पॉइंट जिसका नाम C हम ले रहे हैं, t समय के बाद हमको इस बिंदु पर एक तरंगाग्र खींचनी है। तो ये जो प्रकाश किरण जो B है, B से C तक पहुंचने में कितना दूरी तय करेगी, उसके लिए हम एज्यूम किया, हम मान लिया कि स्पीड ऑफ वेव, यानी वेव तरंग जो है उसकी चाल जो है वो v है। और समय कितना हम कंसिडर कर रहे हैं, t समय के बाद, तो कितना दूरी कवर किया जाएगा, v इंटू टी। तो ये जो दूरी कवर हुआ v इंटू टी।
अब इस दूरी पर v इंटू टी दूरी पर B से हम एक चाप खींचेंगे और ये है वो चाप, ये है वो कर्व। और उतना ही दूरी को मानते हुए हम A पर भी एक चाप खींच देंगे, A पर भी हम एक चाप खींचेंगे जो इस प्रकार से जाएगा। चाप खींचने के बाद हम A पर ये और इस बिंदु पर जाता हुआ एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे टच कर रही है, ये जो बिंदु है इसका नाम हम रखेंगे D। और भाई ये तो नीचे C नाम है ही है। इस पॉइंट D को A से मिला देंगे और इसको इस प्रकार से आगे की ओर भी बढ़ा देंगे। C पॉइंट से भी इसको इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ा देंगे ताकि ये लाइन और ये लाइन समांतर दिखे। इससे हम कह सकते हैं कि ये है परावर्तित किरण, ये जो है ये है परावर्तित किरण, और ये जो रेड वाला है ना, ये है परावर्तित तरंगाग्र। मीन्स ये परपेंडिकुलर होगी परावर्तित किरण पर। इसका मतलब ये भी है कि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि ये भी 90 डिग्री है। क्लियर है बात यहाँ तक? एक और बात है जो हम लोग को नहीं भूलना है, वो ये कि A से D की लंबाई भी VT ही होगी। क्लियर है बात? अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? रुको, हमको खुद से ही पूछना पड़ेगा क्या करने वाले हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम एक अभिलंब खींचेंगे। ये खींच दिया अभिलंब, तो अभिलंब हम यहाँ भी खींचेंगे, यहाँ भी हम अभिलंब खींचा है। लाइन टेढ़ा हो गया है, भावना समझिएगा, मेरे लेखन पे मत जाइएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये अभिलंब है तो ये n है, क्योंकि ये अभिलंब है तो ये n है। टेढ़ा है कोई बात नहीं, चलेगा। ध्यान से बाबू, अब क्योंकि अभिलंब है और ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये अभिलंब है, तो उसके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण I। सिंपल सा तरीका अगर देखें तो ये 90 माइनस I हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री था। उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये अभिलंब परपेंडिकुलर है सरफेस पर। तो उस 90 डिग्री में से 90 माइनस I को घटाइए तो रिजल्ट आपको निकल कर आएगा I का। कौन सा I? एंगल B, ध्यान सुनो बात को, एंगल BAC, एंगल BAC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल BAN, मतलब 90 डिग्री माइनस 90 माइनस I इज इक्वल I। जस्ट लाइक दैट यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। अगर ये परावर्तित किरण है और ये उसका नॉर्मल है, अभिलंब है, तो ये R होगा परावर्तन कोण। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस R बनेगा। उस हिसाब से ये वाला जो एंगल बनने वाला है, ये वाला लाइन, ये क्या बनेगा? ये R बनेगा। जिस तरह से ये I बन गया। अब हम ये जब 90 है बाबू, तो इस तरफ भी जो लाइन बन रही है ये भी 90 डिग्री जाएगी। ये जब 90 है बाबू, तरंगाग्र है और ये प्रकाश की किरण की दिशा और ये तरंगाग्र है, तो जाहिर सी बात है ये 90 बनाएगी। इसके बाद ये फोटो आपका तैयार है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आप आसानी से ट्रायंगल को नीचे लेकर के आएंगे। कौन से ट्रायंगल? ABC। तो तुम देख लो, AB और BC के बीच बनने वाला कोण, AB और BC के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री तो है। BC की लंबाई कितनी है? VT तो है। कोण A कितना है? A का मतलब BAC, तो कोण BAC कितना है? I है। दूसरा वाला जब तुम बनाते हो ट्रायंगल, दैट इज ADC, तो वो ऐसा है। क्लियर है बात? वहाँ पे तुम देखोगे ADC में AD और DC के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री है। तुम इसको 90 डिग्री गिराओगे। कोण C कौन सा? DCA यानी ये वाला एंगल, वो R है। और AD की लंबाई कितनी है? VT है। मान लिया गया है, ठीक है। अब ऐसा होते ही हमको सिर्फ त्रिभुज को समरूप साबित करना है। किससे? RHS से। R का मतलब राइट, H का मतलब हाइपोटेन्स, S का मतलब साइड, यानी समकोण, कर्ण और भुजा। इस थ्योरम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम का मतलब है भुजा भी बराबर और कोण भी बराबर। लेकिन छोटा सा लॉजिक है, क्या है? समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो अगर हम सर्वांग सम साबित कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि BC और AD बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों VT हैं। इस वजह से इसके सामने का एंगल I
और इसके सामने का एंगल आर बराबर हो जाएंगे। और आई बराबर आर क्या बताता है, परावर्तन के नियम पे जाइए तो ये बताता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण को बताता है। इसका मतलब यह भी, और आई और आर आप भी तो परिभाषित किए थे कि आपतन कोण है, आप भी तो परिभाषित किए थे कि यह परावर्तन कोण है, क्योंकि आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींच रहे हैं। सही है बात, इस प्रकार से ये सत्यापित होता है। तो जो यहाँ पे हम चीज़ें लिखे हैं उसको आप ढंग से लिख लीजिएगा कॉपी पर, और उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, ताकि हम आगे अब क्या बता सकेंगे। कुछ तो अभी रिफ्लेक्शन था ना, अभी देखो अभी रिफ्लेक्शन किए थे, तो अगला जो टॉपिक है वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि कितना ज़्यादा आपको पिछला वाला समझ में आया, क्योंकि अगर वो समझ में है तो ये बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे हर बार की तरह, लेकिन याद रखना है कि ये वो वाला लाइन नहीं होगा, ये परावर्तक पृष्ठ नहीं होगा या अपवर्तक पृष्ठ होगा, इसलिए इसमें हमको पेंटिंग नहीं करना है। सबसे अच्छा बात तो यही है। अच्छा, इसके बाद वही है, दो समांतर किरणों को लाना होगा। दो समांतर किरणें लाएंगे, एक समांतर किरणें ये हो गई, एक समांतर किरणें ये हैं, और ये हैं एक समांतर किरणें। चलिए सर, हो गई समांतर किरणें, आ गई हैं। अरे किरणें छोटी हो जाती हैं जादू से। अरे देखो ये तो बड़ा डरावना किरण बना है। खैर नहीं अच्छा आया तो हटाइए इसको, है ना। नहीं आया तो फिर से इसको ड्रॉ करेंगे, फिर से बनाएंगे किरण को। भाई आना तो चाहिए। अब अभी भी नहीं आ रहा। उफ, हाँ हो गया टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या हुआ। चलो अब ये हो गया। अब देखो अब क्योंकि हम अपवर्तन बात कर रहे हैं, तो अपवर्तन में क्या क्या चीज़ होगा, अलग अलग माध्यम होंगे। इसको हम बोल रहे हैं माध्यम 1, इसको हम बोल रहे हैं माध्यम 2, और हम ये भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि माध्यम 1 जो है वो विरल है, और माध्यम 2 जो है, माध्यम 2 जो है वो सघन है ना। तो माध्यम 1 में प्रकाश की जो चाल होगी, माध्यम 1 में चाल जो है, प्रकाश नहीं वेव की, तरंग की जो चाल है उसको हम v1 से कंसीडर कर देंगे, और माध्यम 2 में जो तरंग की चाल होगी, तरंग की जो चाल होगी उसको हम किससे सूचित कर देंगे, v2 में। यानी जब तक ये और ये दोनों ग्रीन एंड रेड, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपतित किरण है, पता है ना। देखो सब कुछ उसी वाला हैगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो सर यहाँ पर आप वो खींचने वाले हैं, एक अभिलंब, एक तरह से देखा जाए तो अभिलंब ही है, और इसको आप क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं आप आपतित तरंगाग्र कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। और ये अगर आपतित तरंगाग्र है और यहाँ पर प्रकाश किरण चल रही, अब ये नाम है ए, ये नाम है बी, पिछली बार भी था। t बराबर 0 समय में यहाँ है, अब यहाँ पर t बराबर t समय में इसको यहाँ पहुँचना है, इसका नाम यहाँ पर रखा जा रहा है, बाद में बात करेंगे। तो ये जो दूरी चलेगी वो t चलेगी, लेकिन v1 होगा वेग। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला माध्यम है ना, ये ऊपर वाला पहला माध्यम है, तो यहाँ पर चाल कैसा है, v1 है, नीचे v2 है। क्लियर हो गया बात। अच्छा अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो हुआ ये दरअसल कि यहाँ पर तो v1t मिल गया आपको, है ना। अब v1t मिला है तो आप यहाँ पर फिर से वही चीज़, आर्क तो खींच ही सकते हैं। एक मिनट, आप यहाँ पर आर्क तो खींच ही सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक आर्क खींच रहे हैं, हम यहाँ पर आर्क खींच रहे हैं। ये देखिए एक चाप खींच रहे हैं, खींच दिया। वही चाप आप इस पॉइंट से भी खींच सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम इस पॉइंट पर एक चाप खींच दिया, खींच दिया। और उसके बाद याद करो आप क्या करते हैं, चाप खींचने के बाद हम कुछ नहीं करते, एक टेंजेंट खींचते हैं। हाँ ये बीच में छूट रही रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर पेज स्प्लिट हो रहा है, और पेज जो टूट रहा है ना, इस वजह से बीच का लाइन नहीं आ रहा है। आप इसको बीच में लाइन मिला लीजिएगा, ठीक है। हाँ हम थोड़ा सा इसको ढंग से कर देते हैं, इसको समझ जाओगे, बीच का लाइन है, बीच में लाइन मिला हुआ है। वो टाइपिंग करने में ना बीच से जो तो कुछ जगह बीच में खाली दिख रहा है ना, यहाँ पर बीच में, उसी वजह से वो लाइन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। हम बनाने की धुन में ना वो ध्यान नहीं दिए, थोड़ा हमको नीचे बनाना चाहिए था तो हो जाता। खैर इससे कोई बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला। तो तुम देखो क्या किए, फिर से वही किया कि बी से v1t डिस्टेंस लेकर के हम एक चाप खींचा, और फिर ए से भी हम वैसे ही चाप खींचा, ए से नीचे चाप खींचा है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम इस पॉइंट को मिलाने वाले हैं। थोड़ा टेढ़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको हम मिटाएंगे, फिर से हम इस लाइन को खींचेंगे ढंग से। चलिए
ये देखिए मिला दिया। अब बीच में क्यों नहीं मिला वो बात हम लोग में हो चुकी है ना। अब ये इस तरह से अगर मिला है तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन जा रहा है, ये पूरा ब्लू लाइन जिसको मोटा कर रहे हैं, पूरा डार्क कर रहे हैं, इसको देखो, ये जो होगा ये दूरी V2T होगी। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? V2T क्यों बोला जा रहा है? इसको V2T इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दूसरे माध्यम में आप ये देखो, ये वो अपवर्तक पृष्ठ है, तो नीचे आ गए तो आप दूसरे माध्यम में आ गए, तो वेग भी दूसरे माध्यम का ही लागू होगा। ठीक है बात? यस। अब ये जो पॉइंट कटा है, इस पॉइंट का नाम C है, इस पॉइंट का नाम D है। तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से बाबू, अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दें जिसको हम अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपतन कोण आई बनेगा। फोटो में फिर से बोला, दुरुस्त करते जाइएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर पिछले वाले को देखो, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 माइनस आई होगा। उस हिसाब से यहाँ बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? आई। बात हो चुकी है पिछले बार में, तो इसलिए हम लोग उस पर रुकेंगे नहीं। अब यहाँ देखिए, ये जो लाइन है, ये वाला एंगल, हम इसको कलर चेंज कर रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा? देखिए, ये वाला जो ब्लू वाला लाइन है, ये क्या है? अपवर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये हो गया मेरा अपवर्तन कोण। तो अब ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 90 माइनस आर। क्यों होगा? क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री, उसमें से ये वाला सिर्फ आर है, तो जाहिर सी बात है कि इतना छोटा सा जो ये सेक्शन है, ये 90 माइनस आर होगा। अच्छा, ये इस पर क्या गिरा रहा है? ये 90 गिरा रहा है। किस पर? इस लाइन पर। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये 90 गिरा रहा है इस पर, यहाँ पे। तो एक 90 माइनस आर, एक 90। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें कि ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री, यानी ये वाला एक एंगल है 90 माइनस आर, तो अगला एंगल क्या होगा? तो तीनों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। तो ये हो गया 180, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए क्या बनेगा अगला एंगल। आर बराबर, ये क्या कर दिए भाई, हम कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? नहीं, ठीक तो है। तो ये क्या हो जाएगा एंगल, हम इसको मिटा के करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस आर प्लस अगला कोण क्या होगा? 180 कट गया, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आर मिला। तो जहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह पे एंगल क्या निकल कर आ गया? आर निकल कर आ गया। ध्यान से फोटो को हम एक बार और बताना चाहेंगे ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम इसको फिर से हम बनाते हैं। देखो, सबसे पहले बाबू हमको एक अपवर्तक पृष्ठ बनाना है, किरण को आपतित करवाना है। एक प्रकाश किरण आई, एक और प्रकाश किरण आई। इस बात का ख्याल रखते हुए हमको ये प्रकाश किरण बनाना होगा। किस बात का ख्याल रखते हुए? कि दोनों प्रकाश किरणें समांतर होनी चाहिए, ठीक है। प्रकाश किरण जब आपतित हो जाती हैं, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ए, और यहाँ से हम उस पर क्या गिरा देते हैं? एक तरंगाग्र गिराते हैं ना, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी। टी समय में और टी समय में ये चीज़ होता है बार बार। और जब यहाँ आएगा तो यहाँ है पहला माध्यम वेग V1, तो दूसरा माध्यम में V2। ये वाला माध्यम है विरल, ये वाला माध्यम है सघन, तो जाहिर सी बात है V1 इज ग्रेटर देन V2। अब सवाल है कि सर B से जब आप आर्क खींचे, यहाँ पर चाप खींचे, तो वो ये है, तो इसका आर्क दूर भी हो सकता है, नज़दीक भी। तो हम बोलेंगे बाबू तुम ये देखो कि जो दूसरा माध्यम है वो सघन है, तो जब यहाँ दूरी V1T चला गया तो यहाँ दूरी V1T नहीं चलेगा, थोड़ा पीछे रहेगा। और क्योंकि ये सघन है तो किरण को जो ऐसे जाना था वो थोड़ा सा मुड़ेगी, तो ये जो आर्क खिंचाया है तो दूसरा आर्क भी उसी के लमसम यहाँ कहीं पे होगा, इसलिए ये लाइन ऐसे मिलके ऐसे बढ़ गया है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्पर्श खींचते हैं, ये स्पर्श खींचते हैं, ये देखिए ये स्पर्श खींचते हैं। इस वजह से यहाँ पर पॉइंट डी और यहाँ पॉइंट सी बनता है। अब क्योंकि ये तरंगाग्र है, इसका दूरी क्या हो जाएगा? V2T, और ये V1T। यहाँ पर जो कोण बनेगा बाबू, ये 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, अगर हम यहाँ पर अभिलंब खींच दें तो ये I होगा, तो ये क्या बनेगा? R बनेगा। तो ये वाला जो कोण होगा ये 90 माइनस आर ही तो होगा ना, और ये वाला एंगल क्या निकल जाएगा? R निकल गया। और ये वाला जो वैल्यू है ये 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला वैल्यू हर बार की तरह I निकलेगा। तो हमको जो अपना ध्यान रखना है वो दो त्रिभुज पे रखना है ध्यान। अब दो त्रिभुज मेरा कौन कौन सा होगा, अब उस पर बात करो, ठीक है। एक त्रिभुज मेरा ABC दिखना चाहिए आपको। A वाला एंगल क्या है? I। B वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। D वाला एंगल कुछ नहीं। दूसरा वाला ट्रायंगल नीचे बना हुआ है, क्या बना हुआ है? हम जैसे बनाए वैसे बना देते हैं। अच्छा, BD का वैल्यू भी दिया हुआ है V1T। अब यहाँ देखो, ये है A, ये है D और ये है C, और ये वाला वैल्यू है V2T। और ये जो AD है वो कुछ नहीं है, बट ये वाला एंगल है 90 माइनस आर, ये वाला एंगल है R, और ये वाला एंगल है 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात यहाँ तक?
अब देखो, अब हम पहले वाला में इसलिए तो इधर बना रहे हैं, साइन आई निकालेंगे। साइन आई, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, होता है ना। तो आई के लिए लंब, तो थीटा के सामने आई अगर है, थीटा के सामने लंब होगा, तो लंब है बी डी। कर्ण 90 के सामने होता है, ये वाला कर्ण है ए डी। तो साइन आई इज इक्वल टू बी डी का वैल्यू है V1t अपॉन ए डी, तो ए डी रहने देंगे, इक्वेशन 1। इधर से आप निकालेंगे साइन आर, आर के सामने लंब हो गया ए सी अपॉन, और उसके बाद इसका कर्ण हो गया 90 के सामने, ये 90 है, इसके सामने ए डी। तो साइन आर इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू है V2t अपॉन क्या होगा ए डी, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करना है, दोनों का अनुपात निकालना है, 1:2 कर देना है। तो वो हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1t अपॉन ए डी, V2t अपॉन ए डी, कट गया। तो हमको मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1t अपॉन V2t, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं, टी से टी कैंसिल कर दो, हमको मिल रहा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब सवाल ये क्या वेग बदलेंगे, तो हम जवाब है कभी नहीं बदलेंगे। इसलिए नहीं बदलेंगे कि किसी माध्यम में वेग क्या हो जाते हैं, फिक्स रहते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कभी बदलता हुआ नहीं रहता, तो जाहिर सी बात है V1 V2 का जो अनुपात होगा वो भी फिक्स होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि V1 V2 का अनुपात जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, यानी यही तो अपवर्तन का नियम है। नहीं कहता कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू ना लिख करके हम उसके जगह पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, जो कि कहता है कि ये अपवर्तन के नियम की यही तो व्याख्या है। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत का परावर्तन और अपवर्तन दोनों में इस्तेमाल किए हैं, और हमको नहीं लग रहा कि ज़्यादा मुश्किल कुछ आया होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका हम PDF भी आपको अवेलेबल करवा दे रहे हैं, और वीडियो भी आपके पास होगा। तो बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार PDF देख लीजिएगा, आपको ठीक लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।